शामी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी अहम तब्दीलियां हुई हैं। रमीज़ राजा साहब बोर्ड के राजा होंगे अब, और आते ही कल उन्होंने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच का ऐलान भी उन्होंने कर दिया। मैथ्यू हेडन और फ्लेंडर जो साउथ अफ्रीका से उनको लगा दी है। अगले माह T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। बाबर आजम की कप्तानी है, उसके ऊपर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इन बिटवीन द लाइन सुनने को देखने को हमें मिल रहे हैं। तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया। मिर्ज़ा साहब, कल भी बात करना चाहते लेकिन वक्त की कमी थी। ये फरमाएं, रमीज़ राजा साहब बहैसियत राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये कैसी अपॉइंटमेंट है, इसके क्या असरात होंगे और उनको दरपेश चैलेंजेस क्या हैं फिलफॉर? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शामी साहब और जामी, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। असरात तो इसके यकीनन बेहतर की तवक्को की जा रही है जामी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे पहले जो एहसान मानी साहब थे, माशाल्लाह 77 बरस के, वो डिलीवर नहीं कर पाए गुज़िश्ता 3 बरस में। और ये दुनिया भर में पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है कि क्रिकेटर वजीर आजम, आज तक दुनिया में कभी कोई क्रिकेटर वजीर आजम नहीं बना किसी मुल्क का। एक क्रिकेटर वजीर आजम के दौर में 3 साल में क्रिकेट रुसवा होती रही, बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ जाती रही। तो शायद ये ख्याल आया वजीर आजम साहब को कि उन्होंने कहा अब तब्दीली का वक्त आ गया है। हालांकि एहसान मानी साहब शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है, बड़े करीब है वजीर आजम के, लेकिन बहरहाल अब उनको जाना पड़ा। रमीज़ राजा का ये एडवांटेज है कि एक तो रमीज़ राजा ने MBA किया हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं। दूसरे, वो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट खेल कर आए, LCCA से खेले, उसके अलावा PNSC से खेले, अलाइड बैंक से खेले, पाकिस्तान के कप्तान बने और 1984 से लेकर 1997 तक 13 बरस वो पाकिस्तानी टीम में शामिल रहे। तो उनका एडवांटेज है। तवक्को ये की जा रही है कि वो तब्दीलियां लाएंगे। अगर वो नहीं लाए तो उनमें और मानी साहब में, जामी साहब, कोई फर्क नहीं है। बाबर आजम के बारे में कुछ महसूस हो रहा है, वाइब्स इन बिटवीन द लाइंस के, गालिबन उनसे किसी एक फॉर्मेट की कैप्टनसी ली जा सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने भी यह अखज़ किया कि बाबर आजम के हवाले से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा मैं 1-2 सिटिंग्स उनके साथ करूंगा। इसका क्या मतलब है? या तो वो उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते, तो लग यही रहा है कि बाबर आजम को या तो ये बताएंगे कि किस तरीके से कप्तानी करनी है या फिर कुछ और होगा। अच्छा मिर्जा साहब साथ रहें, जहाँ पे ये रमीज़ राजा साहब के प्लस पॉइंट्स हैं या उनके विजन की आपने बात की, हम भी चाहते हैं क्रिकेट परफॉर्म करे, कौम खुश होती है। वहाँ पे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ उन्होंने बयान भी बड़ा अहम दिया, वो सुने, उसका जवाब फिर आपसे जानते हैं। बात तो ठीक है, किसी वजह से यहाँ पहुँचे हैं, कोई पोर्टफोलियो है तो पहुँचे हैं, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा क्रिटिसिज्म। ये कैसी तबीयत और मिजाज है? PCB चेयरमैन हो या क्रिकेट टीम का कप्तान हो, सबसे ज़्यादा सवाल उसी से होते हैं। बिल्कुल, कल के जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे थोड़ी सी, जामी साहब आप तो सियासत के वो करते हैं, झलक नजर आई PTI की हुकूमत के वफाकी वज़रा की, जिनका बड़ा अग्रेसिव अंदाज होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है उस रंग में रंगे हुए नजर आए कल रमीज़ राजा, वरना वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, बड़े फ्रेंडली है। लेकिन कल उनकी एक तो टोन चेंज थी, शायद ओहदे की वजह से, और कल थोड़ा सा अग्रेसिवनेस उन्होंने शो की। ठीक है, उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो कह रहे हैं मैं गालियां सुनने नहीं है, उनके पास ऑप्शंस हैं, वो क्रिकेट कमेंट्री में जा सकते हैं, उनका YouTube चैनल बड़ा कामयाबी से जारी है। लेकिन मेरे ख्याल में शायद उन्होंने ये सोच लिया है कि मीडिया के साथ, क्योंकि वो माजी में फ्रेंडली रहे, इस मरतबा थोड़ा सा फासला रखेंगे। कल उन्होंने यही कहा, शायद आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, कि मुझे इंटरव्यूज के लिए बड़ा कहा गया है, लेकिन मैं कहता हूं कि क्रिकेट को आप प्रमोट करें, क्रिकेट को आगे लेकर जाएं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ रमीज़ राजा थोड़ा से तब्दील शुदा रमीज़ राजा नजर आएंगे। लेकिन जो अगले माह T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, वो तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं वो समझ रहे हो जी शामी साहब, वो समझ रहे हो कि वजीर क्रिकेट मुकर्रर हो गए हैं, यानी चेयरमैन से ज्यादा वो कैबिनेट में शामिल समझते हैं अपने आप को इमरान खान साहब की। उसका जवाब ये शामी साहब के मतलब अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो सदर मुमलिकत और वजीर आजम के बाद पाकिस्तान में जो सबसे हाइप वाली पोस्ट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, कि जिसको दुनिया भर में पजीराई मिलती है, गैर मुल्की दौरों पे जाता है, $650 डेली अलाउंस मिलता है, बिजनेस क्लास में सफर करता है और बहुत सारे पर्क्स जो है वो मिलते हैं। तो शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है शामी साहब। अच्छा मुख्तसर बताएं मेरे साहब कि अगले महीने का वर्ल्ड कप, उसमें फ्लेंडर और मैथ्यू हेडन, क्या ये दोनों उन पिचेस से फेमिलियर है? वहाँ क्या बता पाएंगे हमें जरा बहुत मुख्तसर? ये आपने
ये आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया। देखें, इन लोगों ने कोई हायर लेवल पर कोचिंग नहीं की है, लेकिन रमीज का चूंकि माइंड सेट है, माजी में भी बॉब वुल्मर को लाने में उनका बड़ा रोल था, तो उनका माइंड सेट है कि पाकिस्तानी कोचेस के मुकाबले में गैर मुल्की कोचेस जो है वो ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब। यहाँ नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक। जी राजा मोहसिन, बताइएगा कि ये नोटिस सर्व हुआ, तनाज़ा हुआ, अब कल के दिन अहम जो केसेस हैं, जो 5 में जिक्र कर रहा हूँ, उसमें फ़ारूक साहब को किस केस में क्यों याद किया जा रहा है, और फैसल वाडा साहब के केसेस की नौयत क्या, जो कल इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात आएंगे? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग से मुतल्लिका केस है, जिसमें अकबर एस बाबर पिटिशनर हैं, इस सिलसिले में ये केस कल फिक्स किया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में फरूख हबीब को भी नोटिस कर रखा है। इसी तरह जो फरूख हबीब की तरफ से जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के रिकॉर्ड से मुतालिक, वो केस भी कल फिक्स है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए फैसल वाडा के केसेस की, तो वो जो नेशनैलिटी का मामला था वो भी कल फिक्स किया गया। और ये 2 मुख्तलिफ पिटीशंस हैं, एक में मियां आसिफ महमूद पिटिशनर हैं और एक केस में जो है जो डिस्क्वालिफिकेशन की रिक्वेस्ट की गई थी, जो पिटीशन दायर की गई थी, वो कादिर खान मंदोखेल की जानिब से दायर की गई थी। तो ये कल की तारीख में इंतहाई अहम केसेस हैं और ये कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने फिक्स किए गए हैं। इस तरह जो आपने दूसरे केस का जिक्र किया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर, नहीं मगर ये बताइए, फर्रुख हबीब साहब जो हैं उनको कोई मुल्जिम की हैसियत तो नोटिस जारी नहीं किया गया ना, वो तो दरख्वास्त गुजार हैं दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ, तो इसी हैसियत में नोटिस दिया गया होगा उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल। फरूख हबीब साहब जो हैं वो इस केस में पिटिशनर हैं। जिस तरीके से PTI के खिलाफ एक फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग का केस चल रहा है, इसी तरह फरूख हबीब की जानिब से एक केस दायर किया गया है जो PMLN और पीपल्स पार्टी की ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक है। इसी तरह उस केस में जो है वो फरूख हबीब को नोटिस जारी किया गया है। अब ये अपनी नोयत का एक अहम तरीन केस है जिसकी कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समात होगी और इस केस की इससे कबल भी समातें हो चुकी हैं और जो दरख्वास्त दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें पिटिशनर फरूख हबीब है, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था उन्होंने कि कुछ ऐसे ममनुआ ज़राए से फंडिंग हुई है इन सियासी जमातों को। जी उन केसेस को हम फॉलो करते रहे, बयान कर चुके, उसके आगाज़ मुकासिद चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला जो मामला है जो लेकिन जो फैसल वाडा है, फैसल वाडा की तो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, उनके पास दोहरी शहरियत थी और उन्होंने इलेक्शन लड़ा और कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। उन्होंने शहरियत बाद में छोड़ी, जब वो मुकदमा उन पर चला तो उन्होंने असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया और फिर वो सेनेट का इलेक्शन उन्होंने लड़ लिया। तो उन्होंने बहुत यानी एक ऐसी यानी वो क्या कहते हैं जो पंजाबी में वो खेल खेलते हैं ना, बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया सूरत हाल से बचने के लिए, ये कह लें वो दानिशमंदी का मुजाहरा किया या चालाकी का मुजाहरा किया। तो बहरहाल लेकिन कानून की नज़र में तो वो काबिल गिरफ्त हो सकते हैं और उनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। बिल्कुल सर, ये 3 मुख्तलिफ केसेस हैं। सवाल है और आखिरी जो समाअत हुई थी इस केस की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उस केस में जो वकील हैं फैसल वाडा के, उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कमीशन के सामने कि फैसल वाडा बतौर रुकने कौमी असम्बली मुस्ताफी हो चुके हैं और अब इस केस की जो तफसीलात है वो लेना बेमायनी है। ताहम इस केस की जो समाअत है वो उस वक्त आज से 1 महीना पहले 15 सितंबर तक मुलतवी की गई थी और कल दोबारा ये केस अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने फिक्स है। दोहरी शहरियत छुपाने से मुतालिक है। और अच्छा, ये एक बात वाजे कर दें कि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेस रिलीज आई आज वज़रा को नोटिस भेजने का फैसला किया गया, इसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ने एक कॉज लिस्ट जारी कर दी, बल्कि पिछली समातों में आप मौजूद थे तो तारीख ही कुदरती तौर पर इत्तफाक़न 15 ही बन रही थी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल जामी साहब, ये जब केस एडजर्न हुआ था लास्ट टाइम तो उस वक्त ही जो है वो 15 सितंबर के लिए ये केस फिक्स किया गया था। अब ये एक इत्तेफाक है कि आज ये मामला, अब जिस तरीके का इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने है और कल ये इंतहाई अहम तरीन जो केसेस हैं ये भी इलेक्शन कमीशन, इसीलिए इनकी डिटेल्स आपसे हमने जानी। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाले मामले का जिक्र करें, वो जरा मुख्तर बता दें। साद रसूल साहब ने शामी साहब ज्वाइन किया, वो जो कानूनी नुक्ता रह गया था मुख्तर उनकी राय भी जानेंगे। जी राजा मोहसिन।
कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये केस सुनेगा। और ये अली अजीम आफरीदी की जानिब से एक पिटीशन 184(3) के तहत दायर की गई थी, जिसमें ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि किसी जज को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है। ये बेसिकली आईनी तरमीम का मामला है और जिस तरीके से ये केस इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस के बहुत सारे एतराज़ात भी लगे थे, जिसके बाद वो एतराज़ात दूर किए अली अजीम आफरीदी ने और अब ये केस फिक्स किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने और इसकी हेयरिंग भी जो है वो कल सुबह 9:30 बजे। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन इजाज। शाम साहब, आप वो नाअहली का मामला उठा रहे थे, असल में कि कानूनी पहलू क्या होगा, तो साद रसूल साहब सुन रहे हैं।